हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं क्लास 6 टू 10th की। और इस क्रम में हमने क्लास 6 की पूरी पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है फॉर द सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी के ही 7th को कवर कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी अपडेट हो चुका है 2 दिन पहले। आप ने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसे आप प्लीज़ देख लीजिएगा। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे आज जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि हम एनसीईआरटी 6 टू 10 तक कवर कर रहे हैं, और कुछ बेसिक बुक्स जो क्लास 12 में जैसे बायो की हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो हम 1 बाय 1 करके कवर कर रहे हैं ताकि हमारी एनसीईआरटी कवर हो जाए। और हमारा जो टारगेट है वो पॉसिबली हम इसे ख़त्म कर लेंगे बाई नवंबर तक। ठीक है, और इस क्रम में जो है ये पूरा पूरा चैप्टर आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आप पूरी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बिना किसी बड़ी भूमिका के चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में अगर हम थोड़ी सी बात करें कि चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली बताया क्या गया है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब हम इस चैप्टर में जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो बेसिकली पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, आंतरिक और पृथ्वी के आंतरिक रूप में क्या क्या पाया जाता है उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर की खास बात यह है कि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस कई बार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में आते हैं। ठीक है, जैसे यूपी पीसीएस में हो गया, या झारखंड पीसीएस में हो गया, बिहार पीसीएस में हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ बड़ी आपके लिए सहूलियत भरी होगी, और वहाँ से अगर आपने इसको बहुत ध्यान से एक बार देख लिया तो होपफुली ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ से जो है क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से स्टार्ट किया है इस चैप्टर का। हमने आपको पहले भी बता रखा है, हालांकि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं प्रीवियस क्लास से लिंक करूंगा। आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दो तरीके का चक्कर लगाती है, एक परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर लगा रही है, और एक परिभ्रमण या जिसे आप घूर्णन कहें तो वो खुद की सतह पे लगा रही है। इस प्रकार से हम देखें तो पृथ्वी को क्या है कि एक गतिशील ग्रह के रूप में दिखाई पड़ती है। अब किसी भी गतिशील ग्रह में या किसी भी गतिशील जगह में आमतौर पर आप देखेंगे कि लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो सिंपली यहाँ भी वही परिवर्तन देखने को मिलता है जो कि आंतरिक और बाह्य रूप से देखने को अक्सर मिलता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम डिटेल में और जाएं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग और बाह्य भाग के बारे में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, तो हमने पृथ्वी के टोटल भाग को वह मुख्य रूप से चरणों में तीन क्षेत्रों में बांटा है। पहला जो है वो हमने जो लाइक एक कह दिया आंतरिक कोण। अगर हम केंद्र से चलें और पहले लगभग लगभग 3000 किलोमीटर 3500 किलोमीटर के आसपास जाएं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो क्रोड है। ठीक है, जो इसका या यूं कहें कि क्रोड वाला क्षेत्र है। फिर आपको दूसरा क्षेत्र मिलेगा, वो है मेटल या मेंटल जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, ये आपको 2900 किलोमीटर के लगभग में मिलेगा, और ऊपरी संकेंद्री परत में आपको एक परपटी देखने को मिलेगी। तो तीन चीज़ों में बांटा गया है। पहली बात तो आपको परपटी जो कि ऊपरी स्थल लाइक बाहरी क्रोड है, बाहरी तो सतह है। दूसरा उसके बाद जो आपको शुरू होता है वो मेंटल होता है, और तीसरा जो है वो क्रूड होता है। कई बार इसे क्रम में लगाने को बोल देता है कि नीचे से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर को लगाइए, तो ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जैसा आपने देखा होगा कि महासागर की स्थिति, जैसा मान लीजिए कि यहाँ महासागर और महाद्वीप की बात हो रही है। तो महाद्वीप मतलब आप स्थल खंड की बात करें, किसी एक जगह से स्थल खंड की बात करें, तो स्थल खंड में जो स्थिति है वो यहाँ से, और जो आपके दूसरी परत है जिसे आप कह रहे थे अभी मेटल, तो यहाँ से मेटल तक की जो जगह दूरी है वो 35 किलोमीटर आपको महाद्वीपीय परपटी पे दिखती है। जबकि यही महासागरीय परपटी पे देखेंगे तो आपको 5 किलोमीटर की परपटी ही देखने को मिलेगी। यही बात यहाँ पे आपको देखने को यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि आमतौर पर अगर हम देखें तो पृथ्वी को हम एक प्याज की तरह देख सकते हैं, जो कि ऊपरी परत जो है क्या है कि छिलके, जैसे प्याज के छिलके होते हैं वैसे ऊपरी परत जो है एक संकेंद्री परत है, जिसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं, परपटी। ठीक है, सबसे पतली परत है। और महाद्वीप में ये 35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और महासमुद्री सतहों में इसकी चौड़ाई केवल और केवल 5 किलोमीटर ही देखने को मिलती है। ठीक है, यही बात आगे चल के होती है कि महाद्वीप
में इसकी बनावट जो है वो सिलिका और एल्यूमिना से देखने को मिलती है। तो SI, सिलिका का SI और AL का, इसी परपटी को सियाल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब महाद्वीपीय परपटी की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही जब आप महासागरीय परपटी में जाएंगे तो सिलिका आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मैग्नीशियम देखने को मिलता है। तो इसे जो है हम शॉर्ट फॉर्म में सीमा बोलते हैं या सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो महाद्वीपीय संहति अगर आप देखेंगे तो वहां पर सिलिका और एल्यूमिना होगी, जिसे आप Cl बोलेंगे। ठीक है, SiAl। और अगर महासागरीय परपटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सीमा देखने को मिलेगा, जिसे आप कह सकते हैं कि सिलिका और मैग्नीशियम की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम परपटी के ठीक नीचे जाएं दूसरी सतह पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पे आपको मेंटल देखने को मिलता है, जिसकी गहराई या यूं कहें कि जो इसकी जो मोटाई है टोटल वो 2900 किलोमीटर तक है, और ये जो है क्रोड के बाहर होता है और परपटी के नीचे। ठीक, जब बात करें सबसे आंतरिक क्रोड आंतरिक भाग की, तो उसको क्रोड बोलते हैं, और जिसकी जो मोटाई है वो लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास आंकी गई है। ठीक है, वहां पे आपको निकल मिलेगा और लोहा मिलेगा, या फेरस जिसे आप कहें, तो इसी को नीफे नाम से जाना गया है। ठीक है, सियाल, सीमा और नीफे, नीफे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, केंद्रीय क्रोड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी यहाँ पे बहुत हाई होता है, या इतना हाई होता है कि कई बार जो है वो वहाँ का मैग्मा बाहर निकलने लगता है। आगे देखेंगे कैसे निकलता है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा कुछ फैक्ट पे चले जाते हैं कि सबसे गहरी खान जो है वो साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी गहराई जो है लगभग 4 किलोमीटर है। मैक्सिमम 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ेगा अगर हमें समुद्र की सतह तक जाना है, पृथ्वी के केंद्र तक जाना है, तो समुद्र की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो त्रिज्या है इसकी वो लगभग 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ पे दिया गया है कि त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ठीक, ये इसके आयतन का अगर देखें, आयतन, पृथ्वी के आयतन की बात करें तो 84% मेटल है जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है 15% क्रूड, और 1% जो हिस्सा है वो भूपर्पटी का आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, हो सकता है इनको क्रम में लगाने को दे दे कि घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम में लगाएंगे। तो यहाँ पे चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, या जब आप इसे रिवाइज कर रहे हो तो ये आपके नोट्स में भी होना चाहिए। अगला है शैल एवं खनिज। ठीक है, जो टॉपिक है अगला वो है शैल और खनिज। इस शैल और खनिज में क्या क्या हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जब शैल और खनिज कैसे बनते हैं ना, या शैल क्या है, इनकी बनावट क्या होती है, इनसे खनिज खनिज कैसे निकाले जाते, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है उसे परपटी बोलते हैं, है ना, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि उसे परपटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो परपटी से जितने भी बनने वाले खनिज पदार्थ हैं, उनसे अगर कोई भी प्राकृतिक उनसे बना कोई भी प्राकृतिक पिंड होगा, या उनसे कोई भी प्राकृतिक पिंड बनेगा, तो उसी पिंड को या उसी मैटर को जो है वो हम शैल बोलेंगे। शैल को इंग्लिश में बोलते हैं रॉक। ठीक है, हिंदी में आप इसे चट्टाने भी बोल सकते हैं, शैल बोल सकते हैं, दोनों में। ठीक है, और समय और परिस्थिति के आधार पर ये रंग, आकार और गठन में अलग अलग हो सकती हैं, देखने में अलग अलग दिखाई पड़ सकती हैं। मुख्य रूप से 3 शैलों की बात की गई है इस चैप्टर में: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस का मतलब जैसे अग्नि से है, और सेडिमेंट्री मतलब स्थिर, और ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस का मतलब है, जिसका मेटामॉर्फोस से बना मेटामॉर्फिक, इसका मतलब है रूप परिवर्तन। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अग्निय शैल जो है, या जिसे आप इग्नियस रॉक भी कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उन्हीं का वो जब बाहर आते हैं तो ऊपर जमने के बाद वो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसी को हम अग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, जैसा मान लीजिए कि ये पृथ्वी का सेंटर है। मैंने आपको बताया ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला जो है वो परपटी है ऊपर, फिर आपको मेटल मिलेगा, और आखिरी में क्रोड। तो क्रोड में उच्च ताप और दबाव होगा, यहाँ से कोई चीज निकली और यहाँ पे जो है ये सतहों पे फैल गई। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो रॉक्स बनेगी, यहाँ पे जो चट्टाने बनेगी, उनको हम क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टाने।
ठीक है, मैग्मा द्रवित होकर बाहर निकला और बाहर होकर ठंडा हो गया, तो इनको हम आग्नेय चट्टानें बोलेंगे। ठीक है, ये प्राइमरी शेल्स भी कही जाती हैं, प्राथमिक शेल का नाम भी दिया जाता है इनको। ठीक है, दो प्रकार से बांटी गई हैं। एक वो जो मतलब ये दो स्थितियां बनती हैं ऐसे में कि एक तो लावा जो है वो बाहर की तरफ आ गया और सतह पर बिखर गया। एक होता है कि कई बार दाब और दबाव के कारण मतलब इतना ज्यादा नहीं होता कि वो बाहर आ सके, तो कई बार अंदर ही किसी एक क्षेत्र में जो है वो भूल प्रॉपर्टी के अंदर ही ठंडी होती जाती है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो वहां पे दूसरी प्रकार की अंतर्भेदी अग्नेय शेल बोलते हैं, जो बाहर आके जमे ना, बाहर आके ठोस बन जाए, तो उन्हें हम बोलेंगे बहिर्भेदी, और जो अंदर ही ठंडी हो जाए उनको हम अग्नेय अंतर्भेदी बोलेंगे। ठीक है, बाहर जो आएंगे उनकी संरचना जो होती है वो बहुत महीन दानों वाली होती है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये जो है अंतर्भेदी अग्नेय शेल बड़े दानों के रूप में होती है। ठीक है, इसका दोनों एग्जाम्पल दिया गया है, एक बेसाल्ट और दूसरा जो दिया गया है वो ग्रेनाइट। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है वही लावा के बारे में कि वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है और पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया हो गई आपकी अग्नेय शेल के बनने की। अग्नेय शेल के बनने के बाद स्थिति ये बनती है कि कई बार उसमें कुछ प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है या उनका अपक्षय हुआ किसी प्रकार के, तो जब वो अपक्षय होता है और वो एक छोटे छोटे टुकड़ों में एक दूसरे से टकरा के या किसी प्राकृतिक कारण से छटक कर लुढ़क कर, ठीक है, तो एक छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। और जब टूट गए तो उनको मूव कराना आसान होगा, लगे एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेंगे, और जिस पॉइंट पर पहुंचकर ये एक दूसरे से किसी प्राकृतिक तरीके से, चाहे वो हवा हो गई, जल हो गया, ठीक है, इनके साथ साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर कहीं जमा कर दिए जाते हैं। अब जब ये जमा कर दिए जाते हैं तो कई बार अवसाद में दबकर जो है वो कठोर परत का निर्माण करते हैं या कठोर शैल बनाते हैं, एक मोटी चट्टान बनाते हैं। इन्हीं अवसाद शैलों से बने जो शैल होती हैं उन्हीं अवसादी शैल कहा जाता है। ठीक है, जैसे बलुआ पत्थर आपको तौर पे आप देखेंगे रेत के दानों से बना हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे और आप इमारतों के नाम बता सकते हैं जो लाल बलुआ पत्थर से बने होते हैं। अग्नेय शैल में जो है वो एक चीज नहीं पाई जाती, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर कि अग्नेय शैल में जो है वो जीवाश्म नहीं पाए जाते। कारण उसका क्या है, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया कि ये सीधे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जो निकलता है उनके थ्रू बनते हैं, तो इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वहां पे जीवाश्म होने की संभावना नहीं रहती। जिनके इसके विपरीत अगर हम देखें तो सेडिमेंट्री में मैंने बताया ना कि जैसे मान लीजिए पुरानी रॉक है, उसके ऊपर कुछ जीव जंतु थे या कुछ जो है पहले से ही जानवर थे, तो वो दब गए। अब दब गए बनते रहे तो क्या होता है कि इसमें जीवाश्म जो है, जब आप ये जम जाएंगे और ये इन शैलों की खुदाई करेंगे या इन शैलों को तोड़ेंगे आप, तो पाएंगे कि इसमें जीवाश्म की उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। ठीक, जीवाश्म की उपस्थिति देखने को मिलती है। जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ अग्नेय और अवसादी सेलें जो है टाइम स्पेंड करती हैं, तो क्या होती है वो रूपांतरित या कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है, उनका रूपांतरण हो जाता है किसी दूसरी प्रकार के शैलों में, तो वो कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। बेसिकली ये होती है अवसादी शैल या आग्नेय शैल ही है, लेकिन समय के हिसाब से जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर हो जाता है तो ये बदलती जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि चिकनी मिट्टी का स्लेट में और चूना पत्थर का जो है वो संगमरमर में परिवर्तन इस प्रकार का परिवर्तन है। ये क्वेश्चन वो उठ सकता है कि संगमरमर का परिवर्तन किस प्रकार का किस प्रकार के रॉक्स का फॉर्मिंग है या परिवर्तन, तो वो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, शैल का उपयोग अगर हम देखें तो कई कामों के लिए होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए, है ना, सड़कों को बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पैराग्राफ पूरा जो है उसी बारे में दिया गया है कि किस किस चीज क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो इमारतों के नाम दिए गए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इमारतों के बनाने में इस्तेमाल किया, तो लाल बलुआ पत्थर से लाल किला और सफेद संगमरमर से जो है वो ताजमहल बना हुआ है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है,
इसमें एक विशेष प्रक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए कि जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बताया कि मैग्मा बाहर निकला और ये जम गया, इससे बना आपका अग्नेय शैल। अग्नेय शैल में जो है वो सेडिमेंटेशन हुआ, मतलब ये तो टूटे और तलछट के रूप में जमा हुए, एक जगह से दूसरी जगह गए, तो इस प्रकार जो है वो अवसादी शैल का निर्माण हुआ। ठीक है, अवसादी शैल ही जो है जब काफी ताप और दबाव आया तो ये जो है परिवर्तित हुई, जिन्हें हम रूपांतरित या कायांतरित शैल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब कायांतरित शैल एक पर्टिकुलर टाइम में हाई टेम्परेचर के साथ रहती हैं तो वो ठंडी होकर फिर से वो पिघल जाती हैं और ठंडी होकर फिर से जो है वो अग्नेय शैल का निर्माण करती हैं। तो ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस लगातार चलता रहता है, मतलब पहले आपको अग्नेय शैल देखने को मिलेगी, अग्नेय के बाद अवसाद बनेगा, अवसाद से फिर कायांतरित होगा और इस तरीके से फिर कायांतरित अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाएगी, जो कि इस पूरे पैराग्राफ में आपको दिया गया है। ठीक है, कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से दूसरे शैल में परिवर्तित हो जाती है और इसी प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नेय शैल बन जाता है? मैंने आपको स्पष्ट बताया था पहले ही। ठीक है, अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करेगी और ताप और दाब के कारण अग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित में बदल जाएगी। ये तो आपका पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर होगा, अत्यधिक ताप और दाब होगा, तो कायांतरित शैल पुनः पिघल जाएगी और द्रवित मैग्मा बनेगी। और चूंकि आपको पता है कि मैग्मा ही ठंडा होकर अग्नेय बनाता है, तो ये फिर से अग्नेय शैल में रूपांतरित हो जाएगी। और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे प्रक्रम को आप बोलेंगे शैल चक्र। ठीक है, अब शैल चक्र देखा जाए तो बेसिकली अगर हम किसी एक चट्टान की बात करें तो उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्राकृतिक वाले भी होते, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो बहुत सारे रासायनिक और भौतिक गुणधर्म वाले भी होते हैं ना। इनमें आप देखेंगे कि ये जो है कुछ तो ईंधन के लिए उपयोग होते हैं, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस होगी, पेट्रोलियम हो गई ना, तो इन सब का उपयोग, यूरेनियम हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं जो ईंधन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो है उद्योग में भी इस्तेमाल किया जाता है, औषधि में उपयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो जैसे आप लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, थोरियम हो गया, तो ये सब क्या है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई गई, विभिन्न खनिजों से बनी होती है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित गुणधर्म और रासायनिक मिश्रण होता है, और ये मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवीय क्रिया जो है आजकल खनिजों पर ही आधारित है। यहाँ एक चीज़ दी गई है जो आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं, जो कि आपके, अगर आपके स्टेट पीसीएस में ध्यान देंगे तो इससे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, कि आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, 2 बार इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी सही से, इसलिए मुझे इसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है। उम्मीद है ये अच्छा हो गया होगा। ठीक है, इसीलिए 2-3 दिन का गैप भी हो गया, मुझे लगा था कि हो चुका है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये आपका पूरा चैप्टर था, और इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ें, एक बार हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करें। आप अपनी किस नोट्स बना सकते हैं, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपको बताई, वो आप नोट कर सकते हैं, और चीज़ों को बार बार, मतलब 15-20 मिनट में आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। कुल मिला के 1-1.5 घंटे 2 घंटे में आप मान के चलिए कि पूरा क्लास 7th का जो है पढ़ सकते हैं। हमारे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, अभी हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन अभी के लिए यहीं तक। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और आप हमें सूचित करेंगे कमेंट के माध्यम से। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें आगे बढ़ाइए, लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। तो अभी के लिए यहीं तक, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।